कभी सोचा है आप लोगों ने कि पावर में कौन रहता है? वो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है या जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो या फिर वो जो खुद को ईश्वर का पुत्र कहता हो? सच बोलूँ तो इनमें से कोई भी नहीं। पावर में वही रहता है जिसके पास सबसे अच्छी कहानी होती है। कहानी ऐसी जो हमारे सारे सवालों के जवाब दे दे और हमसे ज़्यादा सोचने की मेहनत भी ना करवाए। 1925 का साल है। एक ही साल में 2 ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती हैं। आज 100 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन पावर के अराउंड अपनी प्रेजेंस फील करवाती है और दूसरी डायरेक्टली पावर में बैठी है। अब कोई बोले ये कोइंसिडेंस है, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि कोई कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस वगैरह नहीं है। ये एक हिंट है कि इंडिया में पावर बनती कैसे है और ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पावर का गेम चलता कैसे है। और कौन से आइडियाज जिंदा रहते हैं और कौन से आइडियाज धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। 1920 सिर्फ पॉलिटिक्स का टाइम नहीं था, वो लोगों का दिमाग के अंदर कुछ टूटने का भी टाइम था। क्यों टूटने का टाइम था? क्योंकि उससे पहले भारत ने कोई भी बड़ा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं देखा था। वो पहली बार था वो टाइम जब भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। लोगों ने पहली बार फ्रीडम का सपना देखा। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी, लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। उन लोगों को अब ऐसा लगने लगा कि भाई अब सब बदलने वाला है। फिर अचानक से सब रुक गया। मूवमेंट वापस ले लिया गया, सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। और उस मोमेंट पे लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई इंडिया को कौन रूल करेगा। अब लोग ये पूछ रहे थे भाई हम हैं कौन, हमारी वैल्यू क्या है। कोई हमें कहता है कि भाई हम मूवमेंट में हिस्सा बन जाए तो हम मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। कोई हमसे कहता है कि भाई मूवमेंट पीछे ले लो, हम मूवमेंट पीछे ले लेते हैं। तो हम हैं कौन? अब इसी सवाल पे, इसी एंग्जाइटी से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकले। और वो दो अलग रास्तों का नाम था सीपीआई, जो कि भारत की लेफ्ट विंग पार्टी है, और आरएसएस, जो कि भारत की तथाकथित राइट विंग पार्टी है। दोनों ने सेम प्रॉब्लम क्या कि उनके सामने क्वेश्चन था हम कौन हैं, पर दोनों ने इस प्रॉब्लम की वजह अलग बताई। कम्युनिस्टों ने कहा देखो, प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सप्लॉइटेशन। अगर एक आदमी दिन रात रोटी के लिए लड़ रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, जमींदार और मालिक के बीच पिस रहा है, तो उसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो नेशन, रिलीजन या कल्चर को किसी आइडियल की तरह देखेगा। उसके लिए सब कुछ सर्वाइवल होगा। इसलिए उन्होंने कहा पहले कंडीशंस बदल दो, जमीन दो, वेजेस दो, इक्वालिटी दो। जब आदमी के जीने के हालात बदलेंगे तो उसकी सोच अपने आप बदल जाएगी। इसको सिंपल एग्जांपल एनालॉजी से समझिए आप, कि अगर किसी को बचपन से ही ये सिखाया गया हो कि तुम नीचे हो कास्ट के नाम पे, पैसों के नाम पे, तो वो दुनिया को भी वही नजर से देखेगा। लेकिन अगर वही आदमी सिक्योर हो जाए, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, तो वो खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। कम्युनिस्ट यही मानते थे, मटेरियल कंडीशंस बदल दो किसी की, उसकी चेतना अपने आप बदल जाएगी। देखो, बात तो बिल्कुल लॉजिकल ही है कि भाई किसी को, भाई अगर अपन पैसा दे दे, किसी की मटेरियल कंडीशंस बदल दें, तो भाई वो आदमी का सोचने का रंग ढंग सब बदल जाएगा। पर ये चीज जो है इंसान से ह्यूमन स्ट्रगल मांगता है, और हमें ये चीज समझना होगा, ह्यूमंस आर एंटी स्ट्रगल। और यही आरएसएस का जवाब जो है वो हमें दिखता है। अब आरएसएस ने क्या कहा? आरएसएस ने उसी सोसाइटी को देखा, पर उनका फोकस कहीं और था। उन्होंने कहा प्रॉब्लम सिर्फ भूख नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमिलिएशन, जो हम इतने सालों से झेल रहे हैं। अभी हम पे अंग्रेज रूल कर रहे हैं, उससे पहले हम पे मुसलमानों ने रूल किया, मुगलों ने रूल किया, गुलाम वंश ने रूल किया, स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया। और ये अंग्रेज तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें सभ्य बनाया, इनके लिए तो हम व्हाइट मैन्स बर्डन है, हम तो बारबेरियंस हैं इनके लिए। हमारे पास सती प्रथा थी, अनटचेबिलिटी थी, हम आदमी को ऊंच नीच करते हैं सिर्फ जमीन के आधार पर, पेट्रियार्की थी, स्लेवरी प्रैक्टिस करते थे, और हम बैकवर्ड हैं। आरएसएस ने यहीं से बात को पकड़ा और कहा कि देखो, प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी में होती है, आपकी सोसाइटी में भी है, पर आपने उसको सही किया। पर इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हम पूरी सभ्यता ही गंदी है, नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम सभ्यता बचाने के लिए आए हैं। आरएसएस का लॉजिक था कि भाई देखो, अगर तुम किसी भी आदमी को यही समझाते रहोगे कि तुम्हारा पास्ट शर्मनाक है, तो वो कभी सीधा खड़ा ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स से पहले आदमी पे काम किया, डेली रूटीन पे, डिसिप्लिन पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे, कलेक्टिव आइडेंटिटी पे, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, एक इंडियन आइडेंटिटी पे। उन्होंने कोशिश करी कि सोसाइटी में जाके लोगों के बीच में वो काम करे जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है। उनको ये फील कराया जाए कि भाई वो एक ऐसे बड़े परिवार का हिस्सा है जो जिसे वो
जो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आरएसएस मानती थी कि पहले इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाओ, पॉलिटिक्स अपना रास्ता अपने आप बना लेगी। यहीं से असल डिफरेंस समझ आता है। सीपीआई जो कि सिस्टम से लड़ रहा था, जमीन पे, फैक्ट्री पे, राज्य पे, स्टेट जिसको हम कहते हैं, लॉज पे, आरएसएस वहां पे स्टोरीज बना रहा था, सिंबल्स बना रहा था, मेमोरीज बना रहा था, एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में था। सीपीआई ये पूछ रहा था कि भाई देखो पैसा किसके पास है, आरएसएस वही ये पूछ रहा था कि भाई बेटर स्टोरी किसके पास है, स्टोरी जो हम लोगों को बेस दे सके, जो हम लोगों को फाउंडेशन दे सके। और सच ये है कि भाई जो स्टोरीज कंट्रोल करता है उसे पावर के लिए ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, ये चीज फूको भी अपनी किताब में कहते हैं, ये ग्रैम्सी अपने कल्चरल हेजमनी के की बुक में भी कहते हैं। सीपीआई चाहता था कि देखो लोग समझे, क्वेश्चन पूछे, सिस्टम को चैलेंज करें, स्ट्रगल करें, लेकिन आरएसएस कहता था कि भाई नहीं, लोग हमसे बस जुड़े, एक बिलोंगिंगनेस की आइडेंटिटी, एक फीलिंग डेवलप हो, डिसिप्लिन में आए। सीपीआई कहता था भाई गुस्से और इनजस्टिस की बात करो, आरएसएस लॉस, प्राइड और रिस्टोरेशन की बात करता था। दुनिया में किसी भी समाज में अक्सर लॉजिक पे इमोशंस हमेशा हावी पड़ते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई फलाना नेता भारत की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या सोसाइटी इन सब पे बातें कर रहा है, तो आप उसके बारे में सोचोगे, फिर आप उसके ऊपर कोई राय बनाओगे। लेकिन अगर आपको मैं ये कह दूं कि फलाना नेता आपकी माँ को गाली दे रहा है, आपसे जुड़ी हुई चीज को गाली दे रहा है, तब आप अपने आप उस नेता को नीचे देखने लगोगे, उस नेता को हेट करने लगोगे, क्योंकि आपका वो इमोशन ट्रिगर कर देगा ये पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फैक्ट है, ये कोई पॉइंट है, आइडियोलॉजिकल पॉइंट है, नहीं, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। और आज 100 साल बाद अगर आप देखो तो सीपीआई अपने स्ट्रगल्स को सिर्फ याद कर रहा है कि भाई हम कभी भारत के दूसरी सबसे बड़ी वोट पाने वाली पार्टी थी, हमने भारत में 2004 तक भाई गवर्नमेंट में सीट शेयर करी, हम आज भी भाई सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आरएसएस ने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए और आज उन पावर स्ट्रक्चर्स के बीच में वो खड़ा है। एक के पास मॉरल क्लैरिटी तो है पर दूसरे के पास सोशल डेप्थ है। एक ने सवाल तो बिल्कुल सही उठाए पर दूसरे काम बहुत सही किए और सही जगह पे किए। और अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझो तो जब अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि भैया तुम हमें सभ्य नहीं बना रहे हो, हमारी तो जो सभ्यता थी वो तो है ही और हम उस सभ्यता को अब बचाने आए हैं। कम्युनिस्टों ने कहा कि भैया सभ्यता तो तब बात की जाएगी जब इंसान रहेगा, और जब पेट ही खाली हो तो सभ्यता किस काम की है। तीनों बातें अगर देखी जाए तो अपनी जगह बिल्कुल सही लगती हैं। इसीलिए ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी और इसको बहुत हैवी शब्दों में कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात ऐसी है कि जब तक दुनिया में लोगों को ना सिर्फ रोटी और मौका मिलेगा बल्कि ये भी फील होगा कि यस वी बिलोंग टू दैट सोसाइटी और कम्युनिटी, तब तक कोई ना कोई आइडियोलॉजी आएगी और बोलेगी मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूंगी। पहले धर्म ने किया, अब साइंस कर रहा है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हर जनरेशन में वापस आती है, कभी नए नाम से, कभी नए चेहरे के साथ।